हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम अगले वाली थ्योरीज करेंगे। पहले कौन सी की थी हमने? कंटेंट मोटिवेशन थ्योरीज। अब कौन सी है? प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरीज। कंटेंट मोटिवेशन थ्योरीज में क्या था? व्हाट को आंसर करना था कि वो क्या चीज है जो इंसान को मोटिवेट करती है। प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरीज में क्या है? हाउ को आंसर किया जाएगा कि कैसे उनको मोटिवेट करना है। सो उससे रिलेटेड थ्योरीज आपकी कौन सी है? ये चारों: Bloom's expectancy theory, Adams equity theory, goal setting theory and reinforcement theory। तो सबसे पहले क्या है? गोल सेटिंग थ्योरी। नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यानी जब हम कोई गोल सेट कर दें, मान लीजिए हम एक बस में बैठे, हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो दिक्कत की बात है ना। इधर उधर बस में घूमते रहेंगे, हर कोई पूछेगा कहाँ उतरना है और हमारे पास जवाब नहीं होगा और हम खुद इतनी कंफ्यूज स्टेट में होंगे कि करना क्या है। लेकिन वही अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन पता है तो हमें जैसे ही हमारा स्टैंड आएगा हम उतर जाएंगे। इन द सेम वे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए कुछ गोल सेट किए हैं या हमने खुद अपने लिए कुछ गोल सेट कर रखे हैं, अगर हम थ्योरी वाई वाले इंसान हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं, तो हम अपने गोल खुद भी सेट कर सकते, तो उसमें चीजें थोड़ी आसान हो जाती। सो द बेसिक प्रीमाइस इज दैट वेल सेट एंड वेल मैनेज्ड टास्क गोल आर इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर मोटिवेशन। हमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है। सो इन द फॉर्म ऑफ क्लियर एंड डिजायरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स, हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज को कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है। We need to energize persistent long teamwork efforts, clarify performance expectations। हमें अपने एम्प्लॉइज को बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहिए कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे, कि हम अल्टीमेटली क्या एंड रिजल्ट चाहते हैं उनसे। सो इट सर्व्स एज बेसिक बेसिस फॉर फीडबैक। और इससे हमारे पास तरीका भी आ जाता है फीडबैक लेने का कि कितना एक्सपेक्टेड था, कितना एक्चुअल आउटपुट रहा, क्या कमियां रही और उनको इम्प्रूवमेंट के क्या क्या तरीके रहेंगे उनको उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो गोल सेटिंग थ्योरी टेल्स अस अबाउट सेट स्पेसिफिक गोल्स, सेट चैलेंजिंग गोल्स। ऑफ कोर्स अगर इजी सा गोल होगा तो वो खास मोटिवेटिंग नहीं होगा नेचर में, लेकिन अगर चैलेंजिंग गोल है जिसको अचीव करना इतना आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे गोल्स हमें सेट करने चाहिए। बिल्ड गोल एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट। आप गोल्स को एक्सेप्ट कराइए कि हाँ वी आर रेडी टू वर्क टू अचीव द सेम गोल एंड वी आर कमिटेड टू डू दैट। क्लैरिफाई गोल प्रायोरिटीज, रिवॉर्ड गोल अकम्पलिशमेंट। और जब वो गोल अचीव कर ले तो उसके लिए रिवॉर्ड्स भी रखें कि इसके अकम्पलिशमेंट पर, इसके पूरे होने पर आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसी गोल सेट थ्योरी का एक एग्जाम्पल आपका एमबीओपी है, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो गोल सेटिंग में क्या है? गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन। देखो हमें पता है कि मोटिवेशन क्या है? when we are directed towards something, when we have drive, when we have certain needs and those needs drives us। तो यहाँ पर वो गोल्स हमें बिल्कुल डिसाइड किए होते हैं जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, निर्देशक होते हैं हमारे, हमें दिशा देते हैं टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स विच आर मोर इफेक्टिव। गोल्स मोबिलाइज बिहेवियर। ना सिर्फ हमें वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गोल्स हमारे बिहेवियर को मोबिलाइज भी करते हैं, यानी हमें मोबिलिटी लेकर आते हैं। यानी हम आइडियल स्टेट में नहीं रहते, हम कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए हमेशा काम कर रहे होते हैं। वी पुट मोर एफर्ट्स टू रीच टू दैट गोल। देन इज फीडबैक। सो फीडबैक अबाउट गोल अटेनमेंट सस्टेन्स बिहेवियर। फीडबैक बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो गोल अचीव किया है वो नहीं किया है कि नहीं किया है। किया है तो उसके लिए रिवॉर्ड मिला है और फिर फीडबैक दिया है कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर अच्छा किया है तो उससे क्या होगा? बिहेवियर सस्टेन रहेगा, यानी उसे पता है कि अच्छा मुझे यही बिहेवियर करना है अगर मुझे इस तरीके के गोल्स अचीव करने हैं तो। और अगर बुरा रहा तो उसका भी फीडबैक नेसेसरी है ताकि उसे पता चले कि उसको क्या नहीं करना है। सो फीडबैक इज नेसेसरी। सो दिस इज हाउ किसी कंपनी का डेटा है, पिक किया है कहीं से एज इट इज, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। इसमें उन्होंने कहा है कि बिफोर गोल, कि गोल सेट करने से पहले कंपनी के क्या हालात थे। परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम वेट कैरिड ऑन ईच ट्रिप, that was 60, then 65 approx, and then 59 approx. But when the goal was set, गोल सेट करने के बाद देखिए कितना कितना इंक्रीज हो गया है इनका जो मैक्सिमम वेट है। देयर वाज ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस आफ्टर द गोल वाज सेट। आप देख ही रहे हैं यहाँ से 60 से वो कहाँ पहुंच गए, 95 के आसपास।
फिर बड़ी कंसिस्टेंट सी उनकी परफॉर्मेंस रही है टिल 7 years. सो परफॉर्मेंस एट द गोल लेवल वो सस्टेन्ड फॉर 7 years. यानी गोल की इतनी ज्यादा अहमियत है। और गोल्स जनरली जो है वो पब्लिकली स्टेटेड होने चाहिए। क्यों? जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक आप अंदर ही अंदर करें, उससे क्या होगा, आपको पता है कि आपको ऐसा करना है, तो कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। हाँ, वो भी एक पॉजिटिव चीज रह सकती है, जो लोग ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं वो ना बताएं किसी को। लेकिन अगर आप इसे पब्लिकली डिक्लेयर करके जाते हैं तो यह आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, प्लस मोटिवेटिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने गोल को पब्लिक कर दिया, दुनिया जानती है, और आपको ये भी पता है कि आपसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, ये जानने के लिए कि आपने क्या किया कि नहीं। ये आपने बोर्ड एग्जाम में देख ही लिया होगा। आप इतने कंसर्न नहीं होंगे कि आपका एग्जाम में रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं, लेकिन रिश्तेदारों को बड़ा इंतजार होता है। तो यही चीज आपके यहाँ भी एप्लीकेबल है कि जब आप अपने गोल्स को पब्लिकली स्टेट कर देते हैं ना, सबको बता देते हैं, तो अब आप सबकी नजरों में आ चुके हैं। एवरीबडी इज वेटिंग आपकी कैसे बेइज्जती करें, या यूं कह लीजिए कि एवरीबडी इज वेटिंग कि अच्छा देखते हैं उसने गोल्स अचीव किए कि नहीं। तो एक तरीके से आप अब प्रेशर में है कि अब तो वो अचीव करना ही करना है, तो आपको एक अलग सी मोटिवेशन मिलेगी ऐसा करने से। तो एंड हाई अचीवमेंट एंड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और अपने पर काबू, इन सब चीजों को मिलाकर यू आर कमिटेड टू अ गोल। नेक्स्ट प्रोसेस थ्योरी इज इक्विटी थ्योरी। अगेन द नेम सजेस्ट, बहुत कुछ छुपा है नामों में। इक्विटी थ्योरी क्या कर रही है? इट इज समथिंग रिलेटेड टू इक्वालिटी। ये कंपेयर करेगी आपके इनपुट आउटपुट रेशियोज को, यानी हम अपने आउटपुट और इनपुट के रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं किसी और के आउटपुट और इनपुट रेशियो के साथ, और अगर वो बराबर है तो वी आर सेटिस्फाइड, अगर वो बराबर नहीं है तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। अब दोनों चीजें हो सकती हैं कि वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। Equity theory asserts that when people believe that they have been treated inequitably in comparison to others, they eliminate the discomfort and restore equity. तो इक्विटी थ्योरी क्या कहती है कि जब भी लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें इनइक्विटेबली ट्रीट किया जा रहा है दूसरों के कंपैरिजन में, तो वो इस डिस्कम्फर्ट को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं और वापस से इक्विटी स्टेट में, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं। तो दो तरीके की है ये, परसीव्ड इक्विटी एंड परसीव्ड इनइक्विटी। परसीव्ड इक्विटी से क्या मतलब है, ये कब अकर होगी? जब भी एक इंसान को ऐसा लगेगा कि उसके जो रिवॉर्ड्स और इनपुट का रेशो है दैट इज इक्विवेलेंट, वो बराबर है किसके? किसी और के रिवॉर्ड और इनपुट के रेशो के, तो वो परसीव इक्विटी को परसीव करता है। परसीव्ड इनइक्विटी क्या है? इट अकर्स व्हेन वंस रिवॉर्ड टू इनपुट रेशो इज परसीव्ड टू बी अनइक्वल। अब अनइक्वल का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कम ही हो, वो ज्यादा भी हो सकता है। अब जब भी वो कम ज्यादा होगा उस हिसाब से ही इंसान अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आएगा वापस से इक्विटी की स्टेट में आने के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल है बड़ा रैंडम सा, इसमें सेल्फ और अदर का रेशो निकाला है, आउटपुट अपॉन इनपुट का। खुद का 4/4 दैट इज 1:1, इन द सेम वे दूसरे का भी 1:1, दैट मीन्स दे आर इक्वल। इन द सेम वे हियर 4/4 दैट इज 1/1, 8/8 दैट इज अगेन 1। सो ये दोनों क्या, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके इक्विटी के। जैसे यहाँ पर 4/2, सो रेशियो इज 2/1, हियर ऑल्सो फॉर अदर ऑल्सो इट इज 2/1, तो दैट मीन्स ये इक्विटी के एग्जाम्पल है। लेकिन यही अगर इनइक्विटी होता तो क्या होता? सेल्फ के लिए जैसे आउटपुट कितना है 4 और इनपुट कितना 4, अदर ने कितना आउटपुट दिया है 8 और इनपुट उसका भी 4 यूनिट्स का ही था, तो आपको जाहिर सी बात है उससे कम पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसने भी सेम इनपुट यूनिट्स कंज्यूम की है लेकिन आउटपुट ज्यादा दिया है, या यूं कह लीजिए अगर उसको रिवॉर्ड मिला है इतना तो उसको ज्यादा मिला है। सो दैट मीन्स यू आर अंडरपेड नाउ, you will be dissatisfied because self output upon input ratio is less than others output upon input ratio. In the same way inequity का दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? overpayment. So self output upon input ratio is greater than other output upon input ratio. इसमें भी दिक्कत की बात है, इंसान को फिर अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ठीक है मुझे ज्यादा मिल रहे हैं पर उसकी वजह है, या तो वो परफॉर्मेंस ज्यादा करके दिखाए सबको कि देखो हम दोनों सेम लेवल के हैं, सेम एजुकेशन लेवल है हमारा, सेम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, पर मुझे ज्यादा अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि मेरा आउटपुट ज्यादा था, मैंने हार्डवर्क आपके कंपैरिजन में ज्यादा दिया था। तो इस तरीके से ये देखिए क्या है, ओवर पेमेंट इनइक्विटी में क्या हो गया,
what will be the behavioral changes in you? आपको ज्यादा मिल रहा है, so you will raise your inputs, यानी आप ज्यादा हार्ड वर्क स्टार्ट कर देंगे, या आप अपने आउटपुट को कम कर देंगे, या यूं कह लीजिए वर्क थ्रू अ पेड वेकेशन। पेड वेकेशंस थी, छुट्टियां थी पर पेड थी, पर आपने छुट्टियां नहीं लेकर उनमें काम किया, तो कुछ एक्स्ट्रा हो गया ना अपने साथ वाले से, तो अब आपके ये बिहेवियर में चेंजेस थे क्योंकि आपको ओवर पेमेंट हुई। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे? यू विल कन्विंस योरसेल्फ दैट योर आउटकम्स आर डिजर्व्ड बेस्ड ऑन योर इनपुट। जो आपको मिला है वो आप डिजर्व करते थे क्योंकि आपने इनपुट ज्यादा दिया है, क्योंकि आपने बाकी लोगों से ज्यादा हार्ड वर्क किया है। अंडर पेमेंट इनिक्विटी में क्या होगा? यू विल लोअर योर इनपुट, ऑफ कोर्स तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, औरों को ज्यादा मिल रहा है, हम बराबर काम कर रहे हैं फिर भी, सो यू विल reduce your efforts or you will raise your outcomes, that means you will get a raise in pay। क्यों? आप ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दोगे ना, इसलिए। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या रहेंगे? यू विल कन्विंस योरसेल्फ दैट अदर्स इनपुट आर रियली हायर देन योर ओन। वैसे बहुत कम लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं कि वो खुद से एनालाइज कर पाए भाई तुम्हें कम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम कम काम कर रहे हो, बट जाहिर सी बात है अगर आप ऑनेस्ट है अपने साथ, सो यू विल एनालाइज दिस वेरी क्विकली एंड वेरी इजी। ये कुछ एक और केस है किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, जहां पर अंडर पेमेंट के रिएक्शन शो किए गए हैं। जो ये पिंक या मैरून जो भी कलर है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, सो यू पीपल कैन मेक आउट कि हाँ ये कुछ डिफरेंट से कलर्स है, तो एक पर्पल है, एक मेजेंटा मैरून, जैसा भी आपको लग रहा है आपके लैपटॉप पर वैसा। एम्प्लॉइज ऑफ द फैक्ट्रीज इन विच देयर वाज अ पे कट, employees of the factories in which there was no pay cut. So purple is denoting when there was no pay cut, and this magenta color is magenta or maroon whichever, this is considering when there was a pay cut. So what was happening before the pay cut? What was there? Theft rate, लोगों की फैक्ट्री में चोरी करने की आदत होती है, ठीक है। सो थेफ्ट रेट वर आइडेंटिकल बिफोर पे was cut in one of them। तो जब पे कट नहीं था तब आइडेंटिकल सा थेफ्ट रेट था, इस फैक्ट्री का भी जिसमें पे कट होता है, इस फैक्ट्री का भी जिसमें पे कट नहीं होता है, पर अभी पैसे कटे नहीं थे उनके, फिर पे कट हुआ। देखिए पे कट होने से पहले जिस फैक्ट्री में पे कट का रूल है, पॉलिसी है, वहां कम लोग चोरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पे कट हुआ आप ड्रेस्टिक चेंज देख रहे हैं, कितनी ज्यादा चोरियां होने लग गई वहां। ये नतीजा है फ्रस्ट्रेशन का। उन्होंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन चोरी करके निकाल दी, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, इन्होंने हमारा लॉस किया, हमारे तो पैसे लूट रहे हैं, वी आर ऑल्सो डूइंग दिस। Such tendency is seen in students also. Some of the students they break the furniture of the college, stating that फीस लेकर हमें लूट रहे हैं। The same way. So after pay cut, आफ्टर पे कट क्या हो रहा है? अगेन पे कट होने के बाद फिर से वही आइडेंटिकल रेट। ड्यूरिंग पे कट, ये जब पे कट चल रहा था तब तो इतना हाई रेट हो जाता है, फिर चीजें शांत हो जाती है, उनका गुस्सा वापस शांत, वो फिर से ऑनेस्टी की तरफ आ जाते हैं, अब वो फिर से रेट डिक्लाइन कर गया है, उनका उतना ही रह रहा है। सो देयर रेट ऑफ थेफ्ट इज कांस्टेंट। जहां पे कट नहीं है उनका कांस्टेंट थेफ्ट रेट है, और जहां पर पे कट है वहां फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई है। दैट मीन्स वी शुड अवॉइड नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स किसी को पनिश करके काम करवाना इज अ बिट बिटर एक्सपीरियंस, और वहां रिजल्ट जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। So people will be motivated to engage in a behavior, or we can say they will make a choice to the degree that they believe that the behavior will lead to a valued outcome। अभी ये ऊपर से गया होगा कि क्या है, but let me explain it। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस थ्योरी। अभी पढ़ा ही हम सबसे पढ़ रहे हैं, कौन सी थ्योरीज पढ़ रहे हैं? प्रोसेस थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसी में यही लिखेंगे दैट इट इज अ प्रोसेस थ्योरी। सबको याद होगा कि प्रोसेस थ्योरी का क्या मतलब है। इट विल आंसर विच क्वेश्चन, व्हाट या हाउ? Yes, obviously how. It will answer how. So expectancy theory attempt to answer how motivation takes place in employee's mind. तो expectancy, इसमें तीन चीजें आएंगी आपकी, expectancy, instrumentality and valence। ये तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करेंगी साइकोलॉजिकली, और यही उसका मोटिवेशनल फोर्स रहेगा। अब क्या है ये देखिए। एक्सपेक्टेंसी से क्या मतलब है? एफर्ट परफॉर्मेंस प्रोबेबिलिटी भी कहेंगे आप एक्सपेक्टेंसी।
हर एम्प्लॉय के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। किसके जो वो काम करते हैं उसके बारे में हर एम्प्लॉय की अलग एक्सपेक्टेशन और अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। उसके बेसिस पर वो क्या परसीव करते हैं कि हम जब परफॉर्म करेंगे, जब हम एफर्ट लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा। जब हम कुछ एफर्ट लगाएंगे काम करने के लिए तो जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो आएगा, यानी हम परफॉर्म कर पाएंगे। ये उनके कॉन्फिडेंस लेवल पर डिसाइड होता है, वो उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई ये काम है, मुझे मिला है, इसको मैं जब कर पा रहा हूं, अगर मैंने एफर्ट्स लगाए और मैं उस काम को कर पा रहा हूं जैसा चाहिए वैसा, तो हम उसको क्या रैंकिंग दे देते हैं 1। लेकिन अगर कोई कह रहा है नहीं, I lack confidence in doing this. If an employee believes that he or she lacks the required knowledge, उसके पास उसका knowledge ही नहीं है जो उसको काम मिला है, and the chances to complete the given task are 0. तो अगर ऐसा काम उसको मिल गया है जिसका उसको नॉलेज नहीं है, या यूं कह लीजिए जिस काम को करने के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके लिए वो बना ही नहीं है, तो उसके लिए वो अपने आप को क्या स्कोर देगा? 0। तो एक्सपेक्टेंसी का स्कोर उसके लिए जो एफर्ट लगाने पर भी परफॉर्म ना कर पाए उसका क्या रहेगा? 0। Similarly, if he or she believes that she will be able to complete the task based on the confidence level, in that case, higher score on expectancy would be obtained and highest score is 1. Of course, 0 और 1 के बीच में कुछ भी दे सकते हैं स्कोर, पर अगर वो हाईली कॉन्फिडेंट और श्योर है तो स्कोर क्या रहेगा? 1। यानी आपने एफर्ट लगाए और परफॉर्मेंस हुई तो क्या होगा स्कोर एक्सपेक्टेंसी का? 1। अगर आपने एफर्ट्स लगाए और परफॉर्म नहीं कर पाए तो एक्सपेक्टेंसी का स्कोर क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0। फॉर एग्जाम्पल, आपने यू डोंट नो हाउ टू क्लाइंब रोप, आपको रोप क्लाइंबिंग नहीं आती और आप फायर ब्रिगेडर के फील्ड में चले गए एंड दे आस्क्ड यू टू क्लाइंब द रोप। जब आपको वो काम आता ही नहीं, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट मुझे नहीं आता, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी? 0। तो क्या आपको वो जॉब ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं, दैट इज नॉट मेड फॉर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप बीए करके आए हैं और अब आपको कह रहे हैं कि कोडिंग करें। आपने आज तक कोडिंग नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट डू दिस, बट प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो क्या होगा? इज दैट जॉब सुटेबल फॉर यू? नो, योर एक्सपेक्टेंसी लेवल विल बी 0। बट वहीं अगर कोई आईपी का स्टूडेंट है या सीएससी का स्टूडेंट है और उसको कोडिंग करने के लिए बोली जाए तो ऑफ कोर्स ही और शी कैन डू वेरी कॉन्फिडेंटली, प्रोवाइडेड उसने प्रैक्टिस की है, तो उसका स्कोर क्या रहेगा? 1। नेक्स्ट, अब क्या है? इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी refers to employees' perception about receiving desired rewards if they perform the given task. एक्सपेक्टेंसी क्या था कि जो काम मिला है वो हमें आता है कि नहीं। अब तुम काम कर चुके हो, तुम अपने एफर्ट्स लगा चुके हो और परफॉर्मेंस आ चुकी है। अब परफॉर्मेंस के बाद, काम पूरा होने के बाद तुम्हें जो डिजायर्ड रिवॉर्ड मिला कि नहीं, यानी तुमने परफॉर्मेंस दी, अब परफॉर्म करने के बाद इच्छा होती है ना कि बदले में रिवॉर्ड भी तो मिले, तो वो रिवॉर्ड, डिजायर्ड रिवॉर्ड मिला कि नहीं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी। सो इन अदर वर्ड्स, employees believe about doing specific action will lead to a promised reward, that is, and that will strengthen the relationship of employee and the organization. So it could again range from 0 to 1. इसकी रेंज भी 0 से 1 के बीच में है। So इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Let us assume an employee X needs a promotion. मान लीजिए X एम्प्लॉय को क्या चाहिए? प्रमोशन। और एम्प्लॉय X का मानना है कि उसके वो एफर्ट्स लगाएगा ना अगर प्रमोशन के लिए, जो काम है वो अगर अच्छे से करेगा तो उसको प्रमोशन पक्का मिलेगी, ये उसका मानना है, ठीक है, कि वो परफॉर्म करेगा और उसको रिवॉर्ड मिलेगा। उसे रिवॉर्ड क्या चाहिए? प्रमोशन। सो देन शी विल स्कोर हाई ऑन इंस्ट्रूमेंटेलिटी। तो अगर वो श्योर है कि उसके परफॉर्मेंस पे उसको प्रमोशन मिलेगी तो वो हाई स्कोर देगी। सो शी विल लाइक सपोज शी विल गिव 1 स्कोर, क्योंकि 0 से 1 की रेंज है। Similarly, if she believes that the efforts have nothing to do with promotion, लेकिन अगर उसका ये मानना है कि प्रमोशन का एफर्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या स्कोर देगी? 0। Then is valence.
तीन टर्म्स थी, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वैलेंस। वैलेंस क्या है? देखो एक्सपेक्टेंसी में क्या था, एफर्ट्स लगाए, परफॉर्मेंस हुई, आपने परफॉर्म किया। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है? परफॉर्म करने के बाद आपको क्या मिला? रिवॉर्ड। अब जो रिवॉर्ड तो आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आप एक्ट्रेस हैं और आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, पर आपके दिल में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उस रिवॉर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बैलेंस क्या हुआ आपका? जीरो। सो दिस रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयर्स प्रेफरेंस फॉर द रिवॉर्ड, कि आप उस रिवॉर्ड को प्रेफर करते भी हैं कि नहीं। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू हाउ हाईली द एम्प्लॉयर्स वैल्यू द रिवॉर्ड, कितनी ज्यादा अहमियत है एम्प्लॉय के दिल में उस रिवॉर्ड की जो आपने उसे दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसे प्रमोशन दे दी, पर हो सकता है आपके एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट चाहिए हो, तो उसके लिए प्रमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं, तो उस वक्त उसके बैलेंस की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। या यूं कह लीजिए आपने इंक्रीमेंट कर दिया, पर इंसान को क्या चाहिए था? प्रमोशन। तो दोनों केसेस में आपको चेक करना है कि उसे चाहिए क्या, क्या वो उस रिवॉर्ड को वैल्यू देता भी है जो आप उसे दे रहे हैं। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम आपको देंगे फ्री ट्रिप्स, पर उसे घूमना ही पसंद नहीं है, तो उसके लिए उस रिवॉर्ड की वैल्यू है ही नहीं। सो इट कुड रेंज फ्रॉम -1, देखिए जो एक्सपेक्टेंसी थी वो 0 to 1 थी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी 0 to 1 थी, लेकिन बैलेंस क्या है? -1 to 1। सो इफ एन एम्प्लॉय इज इनडिफरेंट अबाउट द रिवॉर्ड, अगर उस इनडिफरेंट यानी फर्क ना पड़ना, अगर किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हिज बैलेंस विल बी जीरो। All three components could be arranged in the form of a equation। तो जो आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में देखती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटैलिटी मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस। अब आप सब स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथ्स तो किया ही हुआ है, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं, क्या इनमें से कोई एक भी जीरो हो सकता है? क्या इनमें से कोई एक भी जीरो हो सकता है? सोचिए, अगर एक भी जीरो हुआ तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोटिवेशन लेवल सीधा क्या हो जाएगा? जीरो। यानी इनमें से किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये एक मैनेजर को अश्योर करना चाहिए। So all the components should score above zero. If either of them become zero, motivation among employees will become zero. Conversely, motivation will be high if all the three components will score high. वो तो बात अलग ही है। फिर से देखते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, फटाफट रिवाइज करते हैं। एक्सपेक्टेंसी क्या थी? अ पर्सन्स बिलीफ, किसी इंसान का बिलीफ क्या? दैट वर्किंग हार्ड विल रिजल्ट इन डिजायर्ड लेवल ऑफ टास्क परफॉर्मेंस। और इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या थी? कि आप परफॉर्म कर चुके हैं। अ पर्सन बिलीव दैट सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस विल बी फॉलोड बाय, और जब परफॉर्म कर चुके हैं तो अब उसको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड एंड अदर पोटेंशियल आउटकम्स। और बैलेंस क्या था? कि आप उस रिवॉर्ड को कितनी अहमियत देते हैं। सो द वैल्यू अ पर्सन असाइंस टू पॉसिबल रिवॉर्ड्स एंड अदर वर्क रिलेटेड आउटकम्स। इसी चीज को अगर किसी को इतने डिफिकल्ट वर्ड्स में दिक्कत है, वैसे ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, किसी को और भी आसान भाषा लिखनी है तो उसके लिए एक्सपेक्टेंसी, द डिग्री टू विच यू एक्सपेक्ट दैट योर हार्ड वर्क विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस और हाई अकम्प्लिशमेंट। इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज द परसेप्शन दैट इफ यू परफॉर्म वेल यू विल बी रिवॉर्डेड। और बैलेंस क्या है? हाउ मच डू यू वैल्यू द रिवॉर्ड्स यू मे रिसीव। आई होप एक्सपेक्टेंसी मॉडल जो है वो आपको क्लियर है। तो आप एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी क्या थी? आपने एफर्ट लगाया और यू परफॉर्म। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या थी? परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या मिले? रिवॉर्ड्स। बैलेंस क्या है रिवॉर्ड का? कि आपको जो रिवॉर्ड मिला है आपके लिए वो वैल्यूएबल है भी कि नहीं। सो दैट दीज ऑल थ्री विल लीड टू अ मोटिवेटेड एम्प्लॉय। और सिर्फ हमें पता है काम करने के लिए केवल मोटिवेशन नहीं चाहिए, स्किल और एबिलिटीज भी चाहिए और रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। काम मिले भी आपको तब जाकर क्या होगी? जॉब में परफॉर्मेंस आई। सो टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी क्या था?
कि आपने एफर्ट लगाए और परफॉर्म कर पाए। तो एक्सपेक्टेंसी को मैक्सिमाइज कब नहीं परफॉर्म कर पाता इंसान, जब वो उसकी काबिलियत ही ना हो उस काम को करने की। तो आप एक्सपेक्टेंसी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? यू सिलेक्ट वर्कर्स विद द एबिलिटी, जिसको वो काम आता है वैसे वर्कर सिलेक्ट करिए। या अगर आपने ऐसा वर्कर सिलेक्ट कर लिया है मजबूरी में जिसको वो काम नहीं आता है पर आपको एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था, तो उस केस में ट्रेन योर वर्कर। देन सपोर्ट वर्क एफर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, क्लैरिफाई परफॉर्मेंस गोल, टाइम टू टाइम उसे गोल्स के बारे में बार बार क्लैरिटी देते रहिए कि आप एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेलिटी को मैक्सिमाइज करने के तरीके क्या थी? इंस्ट्रूमेंटेलिटी कि आपने परफॉर्म किया और बदले में क्या मिला? रिवॉर्ड। तो क्लैरिफाई साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो फ्रस्ट्रेशन कब आएगी? जब आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था और आपको वो नहीं मिला, तो पहले ही क्लैरिटी रखिए उनके माइंड में कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कि आपको ये चीजें मिलेंगी अगर आप गोल अचीव कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रखेंगे वो जितनी आपने बताई है। कम्युनिकेट परफॉर्मेंस आउटकम पॉसिबिलिटीज, परफॉर्मेंस के बाद जो जो आउटकम पॉसिबिलिटीज हैं वो सब बता दीजिए, उन्हें कम्युनिकेट कर दीजिए, चाहे रिटर्न तरीके से चाहे ओरल से, दैट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ योर कंपनी। डेमोन्स्ट्रेट व्हाट रिवॉर्ड्स आर कंटिंजेंट ऑन परफॉर्मेंस, आप उनको बताइए, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, किसी और को रिवॉर्ड जब दे रहे हैं तो सबके सामने दीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट व्हाट रिवॉर्ड्स आर कंटिंजेंट ऑन परफॉर्मेंस, उन्हें बताइए कि कौन कौन से रिवॉर्ड्स परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है। देन इज टू मैक्सिमाइज बैलेंस, बैलेंस क्या था कि आपको रिवॉर्ड मिला है, उस रिवॉर्ड को आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं, वो वैल्यूएबल है कि नहीं, ये चीज आपकी क्या थी? बैलेंस। तो बैलेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या, आप देख लीजिए आपके एम्प्लॉय को क्या चाहिए। सो इट नीड्स एन एडजस्ट रिवॉर्ड टू मैच, जैसी परफॉर्मेंस वैसा आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, और जैसा आपका एम्प्लॉय चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिए। अगेन ये एक इक्वेशन फॉर्म है आपकी उसी थ्योरी की, आप मैथमेटिकल फॉर्म में नॉर्मल भी लिख सकते हैं, E मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई I। फिर ये एक मैथमेटिकल से एग्जाम्पल है, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, वरना आपकी समझ के लिए है ये। So how a person can choose between a job A and job B, through which model? Expectancy model या expectancy theory। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में उसने क्या कहा है? व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स आई वुड गेट फ्रॉम गेटिंग अ जॉब एंड हाउ मच डू आई वैल्यू ईच ऑफ दीज आउटकम्स। यानी हम क्या निकाल रहे हैं कि आउटकम के बाद रिवॉर्ड मिल रहा है, आउटकम्स मिल रहे हैं, उसको हम कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं, वो क्या थी? बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस की वैल्यू है अलग अलग पैरामीटर्स के लिए। कोई कंपनी कहती है कि हम अच्छी सैलरी देते हैं, गुड सैलरी, तो आपकी लाइफ में उसकी क्या अहमियत है? आपको स्कोर देना है 1 to 10 के बीच में। तो सपोज किसी इंसान ने उसको स्कोर दिया 7 कि सैलरी मेरे लिए अहमियत रखती है, पर 10 में से मैं उसको 7 नंबर दूंगा। पेंशन भी मिलती है तो आप उसको 6 नंबर दे रही हैं। काम बहुत इंटरेस्टिंग है तो आपको मजेदार काम में मजा आता है तो आप उसको स्कोर ज्यादा दे रहे हैं। ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है तो आपको वो अच्छी ही नहीं लगती, तो आपने उसको क्या किया? 4 स्कोर दे दिया। सपोज ये आपने बैलेंस स्कोर दे दिया उन आउटकम्स को जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉमिस कर रही है अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। फिर एक्सपेक्टेंसी, वहीं फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या थी कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और रिवॉर्ड मिल रहा है। हाई सैलरी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75, अच्छी पेंशन की प्रोबेबिलिटी 0.25, इंटरेस्टिंग वर्क की प्रोबेबिलिटी 0.50, ट्रेवल की प्रोबेबिलिटी 0.75। ये जॉब ए के लिए है। इसी तरीके से जॉब बी के लिए ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है। फिर एक्सपेक्टेंसी गिवन है जॉब ए में, एक्सपेक्टेंसी दैट आपको काम मिला है और आप सक्सेसफुल होंगे उसे करने में, आप उसको करने के काबिल हैं। तो उस जॉब ए को करने के काबिलियत आप में कितनी है? 0.40। जॉब बी को करने की काबिलियत कितनी है? 0.70। आपके पास तीनों चीज अवेलेबल है। यू हैव बैलेंस ऑल्सो, यू हैव इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑल्सो, यू हैव एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो। अब इसकी कैलकुलेशंस बाकी रहती। जॉब ए के लिए देखिए, ये रही आपकी बैलेंस की वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटेलिटी की वैल्यू, और आप अब कैलकुलेट करेंगे V मल्टीप्लाइड आई, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला है V मल्टीप्लाइड बाई आई, फिर इनका सम मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेंसी।
तो इन सबको मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके हमारे पास जॉब ए के लिए वैल्यू आई 13.75 और इसके लिए एक्सपेक्टेंसी गिवन थी कि मुझे काम मिला और मैं कितने, मेरा सक्सेस रेट क्या है 0.40। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा स्कोर क्या आया इस जॉब के लिए 5.5। इन द सेम वे इनकी कैलकुलेशंस के बाद जॉब बी की वैल्यू कितनी रही 10.5। तो यहां से मैं पता चल गया कि मेरे पास 2 ऑफर्स आए थे जॉब के, तो मुझे कौन सी जॉब को ऑप्ट करना चाहिए, ऑफ कोर्स जॉब बी को। सो द लास्ट थ्योरी दैट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। नाम ही बता रहा है रीइंफोर्स करना, यानी कुछ हुआ है उसके रिजल्ट के बेसिस पर डिसाइड करना। So there are various techniques. So reinforcement theory is a psychological principle suggesting that behaviors are shaped by their consequences. उसका क्या कहना है कि एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसमें बिहेवियर कैसा रहेगा जैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, जैसे उसके रिजल्ट रहेंगे, यानी कि रिजल्ट के अनुसार उसका बिहेवियर डिसाइड होगा। यानी रिजल्ट अच्छा रहा तो बिहेवियर वैसा ही रखना है जैसा था, और अगर रिजल्ट खराब रहा तो जाहिर सी बात है बिहेवियर को चेंज करना होगा। एंड दैट इंडिविजुअल्स बिहेवियर कैन बी चेंज्ड थ्रू रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। अब ये पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन है क्या? पनिशमेंट का मतलब है डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर through the contingent presentation of an unpleasant consequence। कि आपने जैसा बिहेव किया है उस बिहेवियर को कम कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट हैं, वो अच्छे नहीं होंगे, वो अनप्लेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसा आप कर रही हैं आप वैसा ही करते रहे तो हम आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेंगे, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस। आपको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस। आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस। आपकी प्रमोशन रोक दी जाएगी, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस। सो दीज आर some of the examples of punishments to control the behavior. Next is extinction. किसी चीज का extinct हो जाना है ना, so it decrease the frequency of a behavior through the contingent removal of a pleasant consequence. Punishment में तो क्या हो रहा है कि आपके जो consequences है, जो result है, वो unpleasant हो गए, कि जो अगर आपका behavior है वही रहा तो हम बदले में जो मिलेगा आपको वो बड़ा unpleasant होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको जो मिल रहा है, जो चीज अच्छी मिल रही है, हम उसे ही बंद कर देंगे। आपको फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, वो बंद कर देंगे। आपको 10 मिनट लेट आने की छूट है, वो बंद कर देंगे। मतलब कुछ अच्छा है जो मिल रहा है, लेकिन जैसा आपका बिहेवियर है अगर वही रहा तो हम उसे बंद कर देंगे, अगर आपने अपने बिहेवियर को आपके बिहेवियर में चेंजेस नहीं किए तो। सो पॉजिटिव अब 2 तरीके की रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं इस थ्योरी से रिलेटेड, लॉ ऑफ कंटिंजेंट रीइंफोर्समेंट एंड लॉ ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। लॉ ऑफ कंटिंजेंट रीइंफोर्समेंट क्या कहता है? In order for a reward to have maximum reinforcing value, it must be delivered only if the desired behavior is exhibited। ये कह रहा है कि बदले में रिवॉर्ड सिर्फ तभी दो जब जैसा आप चाह रहे थे वैसा बिहेवियर वो एग्जिबिट करे, आपका एम्प्लॉय एग्जिबिट करे। आपका एम्प्लॉय जैसा आप बिहेवियर चाहते हो वैसा ही अगर कर रहा है तो सिर्फ उसी केस में उसको रिवॉर्ड दो, अदरवाइज ना दे। So this is law of contingent reinforcement. Law of immediate reinforcement क्या कह रहा है कि उसने desired behavior तो show कर दिया और आप उसे desired reward भी देंगे, पर वो desired reward immediately दे दिया जाए, जैसे ही अच्छा behavior हुआ immediate action reward। तो इससे क्या है, it will lead to greater reinforcing value। उसको रीइंफोर्समेंट बड़ा जल्दी होगा, उसका रीइंफोर्समेंट टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा कि आज हो रहा है, नहीं हो रहा, दिल है नहीं, उसके बिहेवियर में फटाफट चेंजेस आएंगे, जैसे ही कहेंगे चेंज। सो चेंजेस आर नॉट दैट इजी, लेकिन इमीडिएट रीइंफोर्समेंट से चेंजेस आसानी से लाए जा सकते हैं। देन वन थिंग इज शेपिंग।
The creation of a new behavior by positive reinforcement of successive approximation of the desired behavior. One is intermittent and another is continuous reinforcement. Intermittent क्या है? Rewards only reward behavior periodically, कि सिर्फ periodically ही rewards दें. मतलब रिवॉर्ड तो आप दे रहे हैं अच्छा करने पे, जैसा डिजायर्ड बिहेवियर है वैसा आने पर रिवॉर्ड दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं? पीरियोडिकली, डिसाइडेड है, साल में एक बार, 3 महीने में एक बार, इस तरीके से. लेकिन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या है? जैसे ही अच्छा बिहेवियर किया उसी टाइम साथ साथ रिवॉर्ड मिल गया. हर बार जितनी बार आप डिजायर्ड बिहेवियर को शो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, उतनी बार आपको रिवॉर्ड मिलेगा. और इस टेक्निक के थ्रू अगर आप शेपिंग करते हैं उस इंसान के बिहेवियर की, तो वो क्या कहलाएगी? कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट. गाइडलाइंस क्या है? क्लियरली आइडेंटिफाई डिजायर्ड वर्क बिहेवियर, मेंटेन डाइवर्स इन्वेंटरी ऑफ रिवॉर्ड्स, कि किसको कितना रिवॉर्ड मिलना है क्या करने पर. इन्फॉर्म एवरीवन व्हाट मस्ट बी डन टू गेट रिवॉर्ड्स, क्योंकि जब आपको पता होगा, जैसे अब मान लीजिए यूजीसी नेट के एग्जाम है, तो सबको पता है भाई 40% मार्क्स आने के बाद ही क्वालिफाई होता है, बाकी तो कट ऑफ लगेगी, लेकिन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही 40% है. यानी आपको रिवॉर्ड के बारे में पहले ही इन्फॉर्म किया गया. जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी स्टूडेंट्स को पता है 40% मिनिमम स्कोर करना ही है. जैसे सीबीएसई के लिए पहले ही बता रखा है रिवॉर्ड क्या 33% मिनिमम स्कोर है, तो दैट मीन्स उनको पहले ही रिवॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे. Recognize individual differences when allocating rewards, और हर किसी से सेम उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, तो उनके रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से एलोकेट होने चाहिए. कोई फैमिली को प्रायोरिटी देता है, कोई फाइनेंस को प्रायोरिटी देता है, कोई लोकेशन को प्रायोरिटी देता है. सो इट डिपेंड्स कि उस इंसान की क्या प्रायोरिटीज है, उसी के हिसाब से उसके रिवॉर्ड्स होने चाहिए. So follow the law of immediate and contingent reinforcement. अभी आपने देखा ही था immediate और contingent reinforcement क्या होते हैं, कि आपने कुछ किया, desired behavior exhibit किया और आपको reward मिला. Immediate क्या है? जैसे ही किया वैसे ही आपको reward मिला. तो ये दो laws भी follow करने चाहिए. तो guidelines for positive reinforcement and punishment. टेल द पर्सन व्हाट इज बीइंग डन रॉन्ग. आप पनिश तो कर रहे हैं पर उसे यही नहीं बता रहे कि गलत क्या किया है, तो वो हर बार उस गलती को दोहराएगा. तो जब भी कुछ ऐसा करें तो उसे इन्फॉर्म कर दें. टेल द पर्सन व्हाट इज राइट, गलती तो बताए ही, साथ साथ उससे सही दिशा भी दें कि सही क्या है. मेक श्योर द पनिशमेंट मैचेस द बिहेवियर. बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना हो एक सिंपल सी गलती की, मतलब या फिर यूं कह लीजिए अगर ज्यादा बड़ी गलती है तो पनिशमेंट उसी हिसाब की हो. सो इट शुड मैच. एडमिनिस्टर द पनिशमेंट इन प्राइवेट. पनिशमेंट्स को हमेशा प्राइवेटली एडमिनिस्टर भी करना चाहिए. फॉलो द लॉ ऑफ इमीडिएट एंड कंटिंजेंट रीइंफोर्समेंट. ये सेम लॉ वहां भी एप्लीकेबल था जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू चेंजेस ला रहे थे, और जब आप पनिशमेंट के थ्रू चेंजेस लाएंगे तब भी ये दोनों लॉ एप्लीकेबल हैं. और कंफ्यूज मत होइएगा, ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी, स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी डिफरेंट है लर्निंग थ्योरी से. स्किनर तो नाम है इंसान का, ऑफ कोर्स वो एक से ज्यादा थ्योरी पर काम कर सकता है, तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी मोटिवेशन वाली है, वो लर्निंग. सो देयर आर 4 टाइप्स: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन. क्या हो रहा है? एग्जाम्पल है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का. पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस. बिहेवियर भी पॉजिटिव था, रिजल्ट भी कैसा आया? पॉजिटिव. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑफरिंग बोनस पॉइंट्स व्हेन यूजर कंप्लीट अ प्रोफाइल सेटअप इन योर ऐप. आपने एक एप्लीकेशन बनाई और यूजर ने जैसे ही अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की आपने उसको बोनस दे दिया. जैसे स्टार्टिंग में पेटीएम वगैरह का आता था, जैसे ही आपने पेटीएम से पेमेंट की आपको कुछ कैशबैक मिल गया. तो वो क्या था? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. उससे आपके कस्टमर को क्या रीइंफोर्समेंट मिली, क्या पता चला कि उसका बिहेवियर कैसा हो कि वो अपने दोस्तों को भी बताए कि वहां करने से ऐसा मिलता है. तो आपने किसी के बिहेवियर को रीइंफोर्स करवा दिया पॉजिटिवली. पॉजिटिव बिहेवियर का पॉजिटिव रिजल्ट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या रहा? बिहेवियर तो पॉजिटिव था, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. कुछ नेगेटिव हो रहा था
उसको रिमूव कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि किसी का पॉजिटिव बिहेवियर था तो आपने उसमें से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हटवा दिया। ये थी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हाउ? जैसे आपके जो यूजर्स थे वो दुखी हो रहे थे कि उनका जो चेकआउट प्रोसेस था ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, पर वो चेकआउट कर रहे हैं आपके यहाँ से, तो दैट मीन्स पॉजिटिव बिहेवियर, वो आपके ऐप को यूज कर रहे हैं। पर नेगेटिव चीज क्या थी आपके ऐप में कि आपका प्रोसेस सिंपल नहीं था, तो आपने चेकआउट प्रोसेस को सिंपल बनाकर उनका काम आसान कर दिया। तो बिहेवियर में क्या चेंज आया कि वो फिर से आपकी ऐप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऐप में से नेगेटिव चीजें हटा दी हैं। देन नेक्स्ट, पनिशमेंट। नेगेटिव बिहेवियर था और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, पॉजिटिव रिजल्ट रहा उसका। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, टेम्पररीली restricting access to the features for the users who misuse your platform। आपके प्लेटफॉर्म का किसी ने मिसयूज किया, कैसा बिहेवियर है? नेगेटिव बिहेवियर। कॉन्सिक्वेंस कैसा है? पॉजिटिव। आपने उसके एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कुछ दिन के लिए रोक लगा दी उस पर। ठीक है। लास्ट वन इज एक्सटिंक्शन। बिहेवियर भी नेगेटिव और आपने क्या किया? नेगेटिव ही काम किया कि इतना नेगेटिव बिहेवियर था, अब जो भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो भी पॉजिटिव चीजें तुम्हें मिल रही थी, हम उसे वो पनिशमेंट के तौर पर, एक्सटिंक्शन के तौर पर उसे रिमूव कर देंगे। रिमूवल शब्द आ गया ना, इसीलिए एक्सटिंक्शन टेक्निक है वो। डिसकंटिन्यूइंग अ फीचर, कोई फीचर था जो आपके यूजर को मिला हुआ था फ्री में, डिसकंटिन्यूइंग अ फीचर दैट लीड्स टू यूजर डिपेंडेंसी rather देन हेल्दी एंगेजमेंट। अब आप उसे हेल्दीली एंगेज नहीं करवा रहे अपनी ऐप के साथ, आप उस फीचर को ही डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उसके लिए। सो ये कुछ थ्योरीज थी आपकी। दो कौन कौन सी थ्योरीज थी? कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में फर्दर 4 थ्योरीज थी, मास्लो, हर्ट्जबर्ग, मैकलेंड, एल्डरफर्स ERG। और प्रोसेस थ्योरी में फर्दर 4 थ्योरीज थी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी, एडम इक्विटी, गोल सेटिंग एंड रीइंफोर्समेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ हमारा मोटिवेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने पढ़ लिया कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन का नेचर कैसा है और उसकी थ्योरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। अगली वीडियो में हम लर्निंग और लर्निंग की थ्योरीज करेंगे।